नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार आपसे साझा करने आया हूं। और आज का विषय है कि क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इस पे विश्लेषण के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भारत का संविधान देश के राजनीतिक कोड, संघीय ढांचे, सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है और भारतीयों को अधिकारी की गारंटी देता है, जिसमें कानून के समक्ष सभी समान हैं और भाषण, सभा, आंदोलन और अन्य की स्वतंत्रता शामिल है। ये प्रणाली भारत की जाति व्यवस्था से जटिल है। पदानुक्रमित सामाजिक संरचना जो हिंदू बहुमत के समूहों में विभाजित करती है, जिसमें शीर्षक पर ब्राह्मण है और निचले तौर पर दलित है। उपनाम अक्सर ये दर्शाते हैं कि कौन व्यक्ति किस जाति का है। भारत के संविधान ने जाति भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया और शुरुआती सरकारों ने नौकरियां, शिक्षा, उचित आवंटन करने के लिए कोटा पेश किया। लेकिन राजनीति में जाति एक शक्तिशाली कारण बना हुआ है। कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक दल भी अभी भी जाति के आधार पर मतदाताओं को आकर्षित करने का काम कर रहे थे और शायद भविष्य में करते रहेंगे, जो एक समूह के रूप में अपने वोटों को आकर्षित करता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में अगर हम चर्चा करें, 1975 के आपातकाल के दौरान भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करने के लिए समायोजित किया गया था और बाद में एक अदालत के फैसले पे पाया गया कि भारत आजादी के बाद धर्मनिरपेक्ष रहा है, लेकिन यह समझा जाता है कि भारत एक अत्यंत धार्मिक देश है, जिसकी जनसंख्या में विविध धर्मों का प्रतिनिधित्व होता है। संविधान इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है कि ये व्यक्तियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए उत्पीड़न पर रोक लगाता है, लेकिन विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह चर्च और राज्य को अलग नहीं करता। भारतीय राजनीति में धर्म एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है और राजनेता जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं और शायद भविष्य में मांगते रहेंगे। भारत में लोकतंत्र की चुनौती, इस पे अगर हम बातचीत करें तो शायद भारत में लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती है कि वो पिछले 4 दशकों से चीन जैसे पड़ोसी देश द्वारा प्राप्त निरंतर आर्थिक विकास प्रदान करने में विफल रहा, अत्यधिक गरीबी को खत्म करने में विफल रहा, दिल्ली और मुंबई जैसे अधिक
विकसित शहरों में शिक्षित अभिजात वर्ग भारत से गरीब नागरिकों को बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। कम वेतन, कम कौशल्य वाली नौकरियां लाखों युवाओं को के लिए रोजगार संभावित रूप में बनी हुई है। खास उत्तर प्रदेश जैसे गरीब आबादी वाले राज्यों में, जिसमें गरीब निराशा मतदाताओं की एक आबादी बढ़ती जा रही है, भारतीय राष्ट्रवाद को लोक लुभानवाद ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से मुसलमान और दलित, इनको बलि का बकराया बनाया जाता है और इस असंतोष को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि हिंदुओं के लिए यह गौरवपूर्ण बात हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पार्टी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थी और शायद करती रहेंगी, जिसका विचारधारा हिंदुत्व एक सदी से सुसंगत बनी हुई है। आजादी से पहले से ही राष्ट्रवादियों का तर्क रहा है कि भारत दक्षिण एशिया के हिंदुओं की मातृभूमि होनी चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान मुसलमानों की अलग मातृभूमि है। समकालीन भाजपा हिंदू समुदाय को एकजुट करने की उम्मीद करती है। यह तर्क बिना योग्यता के नहीं है कि औपनिवेशिक के काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की रणनीति चलाई जाती थी। आज भाजपा द्वारा, आरएसएस द्वारा धर्मों में जातिगत विघटन करके बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और धर्म के नाम से राजनीति की जाती है। सत्ता संभालने के बाद से ही भाजपा इस एजेंडे को आगे बढ़ाने में व्यस्त रही। हिंदू राष्ट्रवादी को भारत में उत्पन्न होने वाले अन्य धर्मों जैसे कि बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म के बारे में चिंता नहीं है, लेकिन अन्य उत्पन्न होने वाले धर्मों, विशेष रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति उनका रवैया अधिक शत्रुतापूर्ण रहा है। लेकिन जितना मुसलमानों के प्रति, जितना ईसाई के प्रति भाजपा और आरएसएस का व्यवहार शत्रुतापूर्ण रहा है, उससे कहीं ज्यादा भारतीय बौद्ध धर्म के ऊपर में भी उनका उसी तरह से व्यवहार रहा है। अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को विशेष अधिकार दिया और वह हिंदू की स्थिति को बराबर कर रही है। कश्मीर भारत का एकमात्र मुस्लिम राज्य है। 2019 और 2021 तक लॉकडाउन के तहत रखा गया था और संचार ब्लैकआउट के अधीन था। क्षेत्र की स्वायत्ता स्थिति रद्द कर दी गई थी। कश्मीर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और उग्रवादी सहित हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तरी पूर्वी राज्य में आसाम में जहां अवैध आप्रवासन एक महत्वपूर्ण समस्या थी और मुस्लिम आबादी का लगभग 1/3 प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों के लिए हिरासत शिविर बनाए गए और जो अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सकते। इसके बाद 2019 में पारित सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने विभिन्न धर्मों के लिए नागरिकता आवश्यकताओं का आसान बना दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से मुसलमानों को छोड़ दिया गया। भारत के नागरिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर होने के बाद आसाम में
1.9 मिलियन मुसलमानों को नागरिकता के पहले ही उनकी नागरिकता छीन ली गई थी। लेकिन भारत का पुनर्निर्माण करने की भाजपा की ये कोशिश के कारण राजनीतिक चर्चाओं में तेजी से ध्रुवीकरण हो गया, जबकि आर्थिक विकास धीमा हो गया। इसने भारत की संस्थाओं को कानून के शासन जैसी बुनियादी लोकतांत्रिक नींव में विश्वास की कमी भारत के लोगों में दिखाई दी गई। भारत की निष्क्रिय कानून व्यवस्था के कारण कानून में भरोसा भी कम हो गया, जिसके कारण शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सहित अपराधों के लिए मुकदमे से पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा है। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत की पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल की कई प्रयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारत को नई जनसंख्यीय चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। दर्शक के चयनात्मक गर्भपात के कारण पुरुष और महिलाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण असंतुलन पैदा हो गया है। भारत वर्तमान में जनसंख्यीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है। बढ़ती कामकाजी आयु वाली आबादी, हालांकि ये रोजगार पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी 40 साल के उच्चतम स्तर के अंत पर है। आमतौर पर बेहतर शिक्षित दक्षिण राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्य की जनसंख्या के अंदर में अशिक्षित की वृद्धि अधिक हो रही है। राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिकता के कारण भारतीय लोकतंत्र के और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय संसद सीटें जीतने वाले 43% पर किसी ना किसी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय राजनीति दशकों से भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। 2010 में सत्ता संभालने वाली कांग्रेस ने नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में घोटालों की बाढ़ आ गई थी। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में विभिन्न आरोप लगाए गए थे। भारत सरकार ने खेल आयोजन समिति के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेष तरह की समिति गठित की थी, जिसके परिणाम स्वरूप समिति के अध्यक्ष को कई अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। मार्च 2022 तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ। एक और बढ़ते घोटाले, भारत के दूरसंचार मंत्री अंडिमुथु राजा को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की नीलामी से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया। इस मामले ने गठबंधन सरकार के समर्थन को नुकसान पहुंचाया, हालांकि अंत इसे खारिज कर दिया गया। 2014 की अपनी विजयी चुनावी रणनीति के हिस्से के रूप में भाजपा ने भ्रष्टाचार से निपटने का वादा किया था। हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई, जिनमें पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस पार्टी के सांसद, ऐसी कई लोगों की गिरफ्तारी भी शामिल है। चिदंबरम पर 2019 में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2007 में मंत्री रहते हुए रिश्वत के बदले
विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी। हालांकि भाजपा स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ता है, कर रही है। कांग्रेस ने सरकार पर राफेल लड़ाकू विमान की 7.8 मिलियन खरीदी और 6 प्रमुख हवाई अड्डों के निजीकरण के अनुबंधन में पक्षपात करने का आरोप लगाया, जिसमें मोदी के सहयोगी ने आकर्षक अनुबंधन जीते, फिर भी अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। भारत के लोकतंत्र की अगर भविष्य की बात करें, भाजपा शासन के 2 कार्यकाल के बाद अभी, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है, भारतीय लोकतंत्र की दिशा अधिक अनिश्चित हो गई है, क्योंकि प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएं खुद को कमजोर साबित कर रही है। विरोधियों और आलोचनात्मक पत्रकारों को परेशान किया गया, मुकदमे चलाए गए, अनगिनत लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई हुई, उनके ऊपर में निगरानी रखी गई, आलोचनात्मक आवाज को प्रतिबद्ध किया गया है। चुनाव अभियान वित्त कानूनी अधिक पारदर्शी हो गए, जिसमें व्यक्तियों के लिए असहमति, गुमनाम दान देना आसान हो गया, जिसके कारण अखंडता कमजोर हो गई। सबसे बुरी बात यह है कि धार्मिक विभाजन और इसमें तेजी हो गई, इसमें आक्रोश बढ़ा। जो धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दे रहा है और कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। मुसलमानों के खिलाफ सरकारी मुकदमे, ऑनलाइन और समुदाय का अधिक ध्रुवीकृत राजनीति को बढ़ावा दिया गया। दिसंबर 2021 में भाजपा सहयोगी ने उत्तरी राज्य उत्तराखंड में एक कार्यक्रम आयोजित करने में मदद की, जिसमें हिंदू नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया। अन्य जगहों पर राजनीतिक लिंचिंग हुई और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया। भाजपा पर हिंदू मातृभूमि ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप भाजपा पर लगेगा, जो पहले धर्मनिरपेक्ष समिति से पीछे हट रही थी। क्या ऐसी मोनोक्रेफ्ट दृष्टि जैसे विविधता पूरे देश में फिट हो सकती है? ये मनुवादी व्यवस्था भारत के लिए आने वाले भविष्य में भारत के लोकतंत्र को बचा सकती है? क्या भारत का लोकतंत्र बचेगा? आज हम देखते हैं मीडिया पर अपने नियंत्रण अभियान, वित्त पर एक अधिकार और विरोधों को उत्पीड़न के माध्यम से भारत आज तुर्की या रूस के समान एक अनुदार कदम की ओर लोकतंत्र बनने की राह पर है। हालांकि जब हाल के राज्यों में चुनाव भाजपा को एकजुट विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है, तो आमतौर पर उससे हार मिली है। यह उच्च आर्थिक विकास के दौर की शुरुआत करने में भी विफल रहा, जबकि महामारी का महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। वैसे ही सरकार के कुछ नीतिगत विकल्प पर भी भारी पड़ा। नोटबंदी के समय भाजपा की पहल थी, जिसका उद्देश्य जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर चोरी का, काले धन का निपटारा करना। भारत में लगभग 90% लेन देन नगद में ही होते हैं, लेकिन
कुछ लोग आयकर का भुगतान करते हैं तो कुछ नहीं भी करते हैं। 2016 में सरकार ने बिना कर रहित नकदी को सामने लाकर समस्या का समाधान करने का प्रयास में भारत के 86% नोट, बैंक के नोट बेकार कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझो। कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, कर आधार विस्तार और उदाहरण के लिए डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से सहमत नहीं है कि लाभ की तुलना में नुकसान अधिक हो रहा है, खासकर ग्रामीण भारत में। 2020 में सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई सुधार का प्रस्ताव रखा। भारत की कृषि प्रणाली में सुधार की सख्त जरूरत है। अधिकांश किसान गरीब है और जबकि देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर है, कुपोषण व्यापक है। भारत का लगभग 40% खाद्य उत्पादन अकुशल आपूर्ति श्रृंखला के कारण कई जगहों पर सड़ रहा है, जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया कि सुधारों से भारत को लाभ होगा। कईयों ने नहीं भी दिया। हजारों किसानों ने, जिनमें ज्यादातर पंजाब और हरियाणा से थे, ने दिल्ली के बाहर प्रदर्शन किया। 2021 के मई महीने में विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा और मजबूर होना पड़ा। हालांकि भाजपा के अभियान की सफलता और सरकार उसके रिकॉर्ड के बीच असमानता है। कई भारतीयों का यह मानना हो सकता है कि किसी भी वैकल्पिक पार्टियों का प्रदर्शन बदतर होता है। बहरहाल, हाल के चुनाव को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारण है और अगले आम चुनाव के नतीजे निर्धारित करने की संभावना यह होगी कि क्या विपक्षी दल एक साथ काम कर सकते हैं या भाजपा विरोधी होठों को विभाजित करके प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसके ऊपर में आज हमें सोचना जरूरी है। सभी विपक्ष दल एक मंच पर आ चुका है, मगर आज प्रश्न है कि भाजपा द्वारा या आरएसएस द्वारा संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आज वो संविधान को बचाने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हुआ है, लेकिन एकजुटता के साथ में काम बनने वाला नहीं है, तो इसको सीटों में तब्दील करना पड़ेगा। भाजपा की जितनी सीट आने वाली है उससे कई ज्यादा विपक्ष की सीट आए तो भारत का लोकतंत्र बचेगा। भारत का लोकतंत्र बचाने का सारा जिम्मा अब विपक्ष के ऊपर में है। मैं किसी एक विशेष पार्टी के बारे में बातचीत न करते हुए जितनी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई है वो अपने व्यक्तिगत पार्टी के स्वार्थ को अलग रखते हुए सबसे पहले देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करे। अगर देश का लोकतंत्र बचता है तो हम सब बच पाएंगे, हमारे अधिकार हमें मिल पाएंगे और आपकी जिस तरह से विचारधारा है, रणनीति है, उस विचारधारा के साथ आप चल पाओगे। अन्यथा अगर इस समय विपक्ष की एकजुटता
और वो जीत में परिवर्तित नहीं हुई तो इसके आगे भविष्य क्या रहेगा, क्या लोकतंत्र बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा, इसका आने वाले रिजल्ट में, चुनावी नतीजे से पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको एक बार नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु।